जरा सोचिए, एक बहुत बड़ा साम्राज्य जो सदियों तक मजबूती से खड़ा रहा और फिर अचानक बिखर गया। आज हम भारतीय इतिहास के एक ऐसे ही उथल-पुथल भरे दौर में चलेंगे जब महान गुप्त साम्राज्य खत्म हो रहा था और उसकी राख से नई ताकतें जन्म ले रही थीं। कहते हैं हर साम्राज्य का एक दिन अंत होता है, ये तो तय है। लेकिन असली सवाल तो यह है कि उसके बाद क्या होता है। जब एक बड़ी शक्ति गिरती है तो उस खालीपन को भरने के लिए कौन आगे आता है? तो देखिए, 590 ईस्वी तक तस्वीर कुछ ऐसी थी। एक समय का विशाल गुप्त साम्राज्य अब इस नक्शे की तरह छोटे छोटे आपस में लड़ते हुए राज्यों में टूट चुका था। हर कोई एक दूसरे से लड़ रहा था और इसी उथल पुथल ने नई शक्तियों को उभरने का एक सुनहरा मौका दिया। इस पूरे बिखराव के बीच हालात को फिर से ठीक करने की पहली बड़ी कोशिश हुई उत्तर भारत में, और यहीं से कहानी शुरू होती है हर्षवर्धन की, एक ऐसे शासक की जिसने उत्तर भारत को एक करने का जिम्मा उठाया। अब हर्ष के गद्दी पर बैठने की कहानी, भाई वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है, लेकिन काफी दुखद है। देखिए, लगभग 605 ईस्वी में उनके बहनोई की हत्या कर दी गई और उनकी बहन को कैद कर लिया गया। जब उनके बड़े भाई बदला लेने गए तो धोखे से उन्हें भी मार दिया गया। जरा सोचिए, सिर्फ 16 साल की उम्र में हर्ष के कंधों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी। अपनी बहन को बचाना था और अपने परिवार का बदला भी लेना था। और देखिए, उन्होंने अपनी कसम पूरी भी की। हर्ष ने लगभग पूरे उत्तर भारत को एक झंडे के नीचे ला खड़ा किया और कन्नौज शहर को अपनी नई राजधानी बनाया। कन्नौज जल्दी ही व्यापार और ताकत का एक नया बड़ा सेंटर बन गया। लेकिन उत्तर भारत को जीतने के बाद भी हर्ष की ताकत की एक सीमा थी। जब उन्होंने दक्षिण की तरफ अपना साम्राज्य बढ़ाने की कोशिश की तो नर्मदा नदी के किनारे उन्हें पुलकेशन द्वितीय से करारी हार मिली। बस इस एक हार ने हिंदुस्तान का नक्शा हमेशा के लिए तय कर दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन था जिसने हर्ष जैसे महान राजा को रोक दिया। चलिए अब कहानी का रुख दक्षिण की ओर करते हैं, जहां दक्कन के पठार पर दो महाशक्तियां सुप्रीमेसी के लिए एक दूसरे से टकरा रही थीं। तो मैदान में थे दो बड़े खिलाड़ी। एक तरफ थे चालुक्य, जो बादामी से राज करते थे, और दूसरी तरफ थे पल्लव, जिनकी राजधानी थी कांचीपुरम। आप देख सकते हैं कि उनकी राजधानियां कहाँ थीं, और यही उनकी टक्कर की वजह भी बनी। और जब ये दोनों ताकतें टकराईं तो ये कोई एक दो दिन की लड़ाई नहीं थी। ये संघर्ष चला पूरे 100 साल। कई पीढ़ियों तक दोनों राजवंशों ने एक दूसरे से वर्चस्व के लिए युद्ध किया। लड़ाई की शुरुआत में ऐसा लगा कि चालुक्य जीत रहे हैं। उनके राजा पुलकेशन द्वितीय पल्लवों के इलाके में काफी अंदर तक घुस गए थे और लगभग उनकी राजधानी कांचीपुरम तक पहुंच ही गए थे। लेकिन कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आया। पल्लवों ने हार नहीं मानी। उनके राजा नरसिंहवर्मन प्रथम ने ऐसा पलटवार किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। 642 ईस्वी में उन्होंने न सिर्फ चालुक्यों को पीछे धकेला, बल्कि उनकी राजधानी वातापी पर ही कब्जा कर लिया। क्या शानदार वापसी थी! और इस जबरदस्त जीत को यादगार बनाने के लिए नरसिंहवर्मन ने एक उपाधि ली, वातापी कोंडा, जिसका मतलब था वातापी का विजेता। सोचिए, ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये पूरी दुनिया को एक पैगाम था, उनकी ताकत का ऐलान था। पर यह जंग यहां खत्म नहीं हुई। ये तो बस शुरुआत थी। लड़ाई दशकों तक चलती रही। बाद में चालुक्य राजा विक्रमादित्य द्वितीय ने बदला लिया और पल्लवों की राजधानी कांची पर 3 बार कब्जा किया। इससे पता चलता है कि यह संघर्ष कितना लंबा और विनाशकारी था। लेकिन क्या इस दौर को सिर्फ लड़ाइयों के लिए याद किया जाना चाहिए? शायद नहीं। इस दुश्मनी और लड़ाई के बीच कुछ ऐसा भी बना जो आज भी जिंदा है और बहुत खूबसूरत है। चलिए इस दौर की शानदार कला और वास्तुकला पर एक नजर डालते हैं। और यहां देखिए, क्या कमाल की बात है, इस दुश्मनी ने कला को एक नई ऊंचाई दी। पल्लवों ने चट्टानों को काटकर मंदिर बनाने की शुरुआत की, जैसा कि हम आज महाबलीपुरम में देखते हैं। वहीं चालुक्यों ने उत्तर और दक्षिण की शैलियों को मिलाकर एक बिल्कुल नई चालुक्य वास्तुकला बनाई, जिसके बेहतरीन नमूने ऐहोल, बादामी और पट्टदक्कल में मौजूद हैं। मतलब लड़ाई ने शानदार कला को जन्म दिया। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या इस राजनीतिक बिखराव ने भारत को कमजोर किया, या फिर इसी टकराव और मुकाबले की वजह से उन अलग अलग और खूबसूरत क्षेत्रीय संस्कृतियों का जन्म हुआ जिन्हें हम आज जानते हैं? शायद इस दौर की असली विरासत युद्ध के मैदानों में नहीं, बल्कि पत्थरों पर उकेरी गई इस कला में छिपी है।